मैं सुनील जी खाटी बिहारी शुद्ध भारतीय। अब बिहार के तमाम छात्रगण जो कि 10वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं उनके लिए पुनः ज्योग्राफी विषय से एक बेहतरीन लेक्चर सीरीज प्रस्तुत कर रहा हूं। और मैं वन और वन प्राणी संसाधन के दूसरे भाग में आपको ये लेक्चर प्रस्तुत कर रहा हूं। पहला भाग आप पूरा शुरू से लेकर के अंत तक सुने और तभी इस लेक्चर सीरीज का सुनने में आपको फायदा होगा। तो आइए मैं शुरुआत करता हूं बाघ परियोजना। तो बाघ परियोजना चूंकि आधा भाग मैंने आपको पहले बतला दिया था, लेकिन आपसे मैं आग्रह करूंगा कि आप, चूंकि मैं आपको जो बतलाऊंगा वो इंटरेक्टिव फॉर्म में बतलाऊंगा, बीच बीच में प्रश्न भी पूछता रहूंगा। और एक मैं तेजी से आपको कह देना चाहता हूं कि अब तक आपने मेरा सुनील जी खाटी बिहारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री है, किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लगेगा। और मैं आपको ये बतलाता हूं कि आप निश्चित ही 10th परीक्षा में 80% से ऊपर अंक प्राप्त करेंगे। बाघ परियोजना ऐसी परियोजना बनाई गई थी जिसमें बाघ को संरक्षित किया जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि विश्व में सबसे अधिक बाघ भारत में ही पाई जाती हैं, लेकिन कुछ लोग जो लोभ, लालच और कुछ ऐसे भी व्यक्ति शिकारी हुए जिन्होंने बाघ को मारना शुरू कर दिया। बाघ का छाल को स्मगल करना शुरू कर दिया, वो काफी दाम में बिकता था। बाघ का हड्डी उसको भी स्मगलिंग करना शुरू किया, चूंकि उसकी कुछ औषधि भी बनती थी। तो इस तरह से बाघ का जब संख्या घटने लगा तो स्वाभाविक है कि बाघ विलुप्ति के कगार पर न पहुंच जाए। इसके लिए भारत सरकार ने बाघ से संबंधित परियोजना आरंभ की। 1973 में यह परियोजना आरंभ की गई थी। 1973 कब बाघ के संरक्षण से संबंधित परियोजना शुरू की? जल्दी बोल 1973 में। और कैलाश सांखला थे, ये राजस्थान के व्यक्ति थे जिन्होंने शुरुआत किया था। उन्हीं के सिफारिश पर यह शुरू की गई थी। तो 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघ की अनुमानित संख्या 5500 थी, लेकिन बाद में घटते घटते 1827 हो गई। तब तो भारत सरकार चिंतित हो गई। और यह भी आप जाने कि भारत और नेपाल दुनिया का 2/3 भाग भारत और नेपाल में ही अवस्थित है। तो उस स्थिति में चूंकि शिकार, चोरी, गैर कानूनी व्यापार करने वाले बाघ को निशाना बनाने लगे तो बाघ परियोजना चलाई गई। तो जरा जल्दी बोलो ऑब्जेक्टिव में। मैं सुनील जी खाटी बिहारी पूछ रहा, बाघ परियोजना की शुरुआत भारत में कब की गई थी? 1973। बिल्कुल सही जवाब तूने दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया। अरे एकदम सही जवाब। तो ये तुम्हें ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा और कंपटीशन में भी पूछता है, बराबर प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछता है और 10th के भी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। इसके बाद बाघ परियोजना जब शुरू की गई तो यह विश्व की एक बेहतरीन संरक्षण परियोजना भारत के लिए साबित हुई। धीरे धीरे बाघ की संख्या बढ़ने लगी और 1973 में शुरू होने वाली यह बाघ परियोजना और लगभग 27 से अधिक बाघ रिजर्व भारत में, उससे भी अधिक बाघ रिजर्व स्थापित किए जा चुके हैं। इससे बाघ की संख्या बढ़ने लगी। जैसे कि मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जहां पर बाघ संरक्षित के लिए परियोजना चलाई गई थी, जैसे उत्तरांचल में या उत्तराखंड कह सकते हैं, वहां पर कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कहां है? तो उत्तराखंड में है। ये कई कंपटीशन में पूछ चुका और आपको भी पूछेगा, 10th के भी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन। सुंदरबन कहां है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। याद रखना, सुनील जी खाटी बिहारी पूछ रहा है सुंदरबन कहां है? पश्चिम बंगाल में। बिल्कुल सही जवाब। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य ये राजस्थान में ये मौजूद है, उपस्थित है। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य कहां है? तो राजस्थान में। बिल्कुल याद रखना, टेप कर लेना। मानस बाघ रिजर्व ये असम में है, बराबर पूछता है मानस बाघ रिजर्व। इसके बाद केरल में पेरियार बाघ रिजर्व है। पेरियार एक बहुत बड़े संत भी थे। पेरियार नदी भी केरल में है। तो ये केरल में ये अवस्थित है। अब ये सब भारत में महत्वपूर्ण बाघ संरक्षण के लिए परियोजना ये बनाई गई। अब हम लोग देखते हैं कि वन संरक्षण ऐसा नहीं जो सिर्फ सरकार ही करती है, समुदाय भी इससे जुड़े हुए हैं। कुछ आदिवासी तो वन को ईश्वर का दर्जा दिए हुए हैं, भगवान का दर्जा दिए हुए हैं। वो उसमें वो उसको पौराणिक रूप से, धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं। तो वन्य जीव संरक्षण में उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। वो वृक्ष को काटने नहीं देते हैं या वृक्ष को संरक्षण करने की कोशिश करते हैं।
अब जैसे एक चिपको आंदोलन के बारे में बताना चाहता हूं। ये 1972 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 1972 में। याद रखना। सुनिए जी, खाटी बिहारी पूछ रहा है चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1972 में। यहां पर स्थानीय लोग, ठेकेदार जो वृक्ष को काट रहे थे, उसके विरोध करने के लिए एक नया तरीका अपनाया और वो वृक्ष में चिपक जाते थे और अपने आगोश में पेड़ को ले लेते थे और कहते थे यदि काटना ही है तो वृक्ष को तो पहले मुझे काटो। इसके तब ठेकेदार को काटना मुश्किल हो गया। इस चिपको आंदोलन ये काफी फेमस हुआ, बहुत ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त किया। तो चिपको आंदोलन कब शुरू की गई थी? तो 1972 में। अब वन्य जीव संरक्षण के लिए कानूनी प्रावधान भी बनाए गए, अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाए गए कि जैसे संरक्षण के लिए देश सब मिलकर के कानून बनाए, दो या दो से अधिक राष्ट्र मिलकर के अंतर्राष्ट्रीय नियम और कानूनी प्रावधान बनाए। तो जैसे 1968 में अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स का कन्वेंशन हुआ, विश्व प्राकृतिक सांस्कृतिक धरोहर और रक्षा अधिनियम 1972 लाया गया। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नियम बनाए गए, राष्ट्रीय स्तर पर भी कानून बनाए गए। संविधान के तो अनुच्छेद 47, 48 और 51A, याद रखिएगा 47, 48, 51A, ये प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछता है। इसमें वन और प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से संबंधित नियम बनाए गए हैं। भारतीय वन्य जीव बोर्ड, इंडियन वाइल्ड लाइफ बोर्ड, ये इसका गठन किया गया और ये वन्य जीव बोर्ड वन के संरक्षण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हम लोग देखते हैं कि वन्य जीव सुरक्षा एक्ट कब लाया गया? तो वन्य जीव सुरक्षा एक्ट 1972 में सबसे पहली बार। वन्य जीव सुरक्षा एक्ट कब लाया गया? 1972 में। और इसकी नियमावली 1973 में और संशोधित एक्ट 1991 में बना था। इसके अंतर्गत पक्षी और जानवर के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जो डेंजर की स्थिति में है या इस पर प्रतिबंध लगा दिया। अब वन्य जीव एवं जैव विविधता की उपयोगिता क्या है, इसके बारे में जाने तो देखिए, प्राकृतिक अधिवास के क्राइटेरिया पर बांटे तो अलग अलग पौधा, अलग अलग वन्य जीव अलग अलग क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। तो पादप को हम लोग कहते हैं फ्लोरा और जंतु को कहते हैं फौना। ये फ्लोरा एंड फौना ये भी कहते हैं। तो ये वन्य जीव की ये दो भाग हैं, पौधा और जीव जंतु। ये जीव मंडल का अभिन्न अंग है। तो पादप के बारे में जानते हैं, पौधा के बारे में जानते हैं। चूंकि हमारे यहाँ की जलवायु, हमारे देश की जलवायु बड़ा विषम है और यहाँ का जलवायु ऐसा है कि संसार में लगभग जितने प्रकार के जलवायु प्राप्त होते हैं लगभग सब भारत में आपको मिल जाएंगे। इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा वनस्पति पाए जाते हैं। मैं तेजी से आपको बतला देता हूं। पश्चिम हिमालय वनस्पति क्षेत्र में आइएगा तो वैसे तो 8 बॉटनिकल रीजन में बनाया गया है, 8 वनस्पति क्षेत्र में। इसमें यदि आप पश्चिम हिमालय वनस्पति क्षेत्र में आइएगा तो चीड़, देवदार, कोनधारी वृक्ष का ये फैलाव आपको मिलेगा। ये कश्मीर से कुमाऊं तक फैला हुआ है, ये हिमालय के पश्चिमी भाग में। और यदि आप अधिक ऊंचाई पर चले जाएगा तो अल्पाइन नाम का वृक्ष मिलता है। चीड़, देवदार ये बहुत अच्छी इमारती लकड़ी, अत्यंत ही महत्वपूर्ण लकड़ी प्रदान करती है। पूर्वी हिमालय वनस्पति क्षेत्र में चले आएगा तो ओक, छोटी बेंत और कुछ फूल और कुछ सदाबहार वृक्ष मिलते हैं। फिर असम के वनस्पति क्षेत्र में चले आएगा तो ये ब्रह्मपुत्र और सुमेर घाटी के बीच के क्षेत्र मिलता है, यहां सदाबहार वन मिलेगा। और यहां पर घने बांस, लंबी घास वाले झुरमुट ये सब मिलते हैं। इसके बाद यदि आप चले आते हैं तो गंगा के मैदानी भाग में चले आते हैं तो वहां अरावली से बंगाल तक आप चले जाइए, उड़ीसा के से ऊपर का क्षेत्र, यहां पर बांस, साल, तेंदू, खैर इन सब के वृक्ष पाए जाते हैं। फिर सिंधु के यदि मैदानी वनस्पति क्षेत्र में चले जाते हैं, हालांकि गंगा से पहले हमको बतलाना चाहिए, इसमें पंजाब, पश्चिम राजस्थान, उत्तरी गुजरात के स्थान आते हैं। इसमें बबूल, नागफनी, खेजरी ये सब मुख्य पौधे आपको मिलेंगे। इसके बाद दक्षिण के पठारी वनस्पति क्षेत्र में चले आइएगा तो यहाँ पतझड़ वाले वन आपको मिलेंगे, चूंकि वहां पठार है, पानी का उतना नहीं रहता है। मालाबार के वनस्पति क्षेत्र में चले जाइएगा सातवां, तो ये पश्चिम तटीय क्षेत्र में हम इसको कहेंगे, मालाबार ये पड़ता है। तो पश्चिम तटीय क्षेत्र में जहां पर आपको उतना वनस्पति नहीं मिलेगा और इसकी वनस्पति
किस्में अलग होती हैं। फिर अंडमान और वनस्पति क्षेत्र में चलेगा तो यहां पर बहुत ज्यादा सदाबहार, अर्ध सदाबहार और समुद्र तटीय जंगल की प्रमुखता वहां मिलती है। तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, BSI भी इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इसने बतलाया भारत में लगभग 37,000 के आसपास पेड़ पौधे हैं, जिसमें 35% प्रजातियां तो ऐसे हैं जो विश्व में और कहीं नहीं पाई जाती। कितने प्रतिशत? 35%, 47,000 में, जो सिर्फ भारत में ही मिलते हैं। तो भारत में BSI के अनुसार, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार कितने लगभग पेड़ पौधे प्रजातियां? जल्दी बोल 47,000। शाबाश शाबाश, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। अब जरा आगे बढ़ता हूं तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फिर अब जंतु के बारे में देखते हैं। जंतु को फौना भी कहा जाता है। तो इसमें जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको ZSI कहते हैं। पेड़ पौधे के लिए बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जंतु के लिए तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें यह बतलाया गया है सर्वेक्षण के अनुसार कि भारत में 89,451 जीव जंतु की प्रजातियां पाई जाती है। कितनी? आपके पुस्तक के अनुसार 89,451, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। कितनी? जल्दी बोल सुनील जी काठी बिहारी पूछ रहा है। अरे बोलना, मारूंगा 10 गिनूंगा। कहा? 89,451। ठीक। मछलियां की प्रजाति 2546 प्रजातियां पाई जाती है। उभयचर, जो जल में भी रहता है, स्थल पर भी रहता है, 209 प्रजाति। सरीसृप, इसकी प्रजाति रेंगने वाले 456 प्रजाति भारत में मिलती है। पक्षी 1232 इसकी प्रजातियां, और स्तनपायी 390 प्रजातियां। ऑर्थोपोडा, जिसको हम कीट पतंग भी कहते हैं, तो 68,389 प्रजातियां भारत में पाई जाती है। इनमें से तो बहुत लुप्त होने के कगार पर है। तो इसको आप बार बार सुनेंगे, और यदि एक बार सुन लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव में हो सकता है कहीं यदि पूछ दे कि सबसे ज्यादा किस तरह की प्रजाति भारत में पाई जाती, तो ऑर्थोपोडा पाई जाती। ये आपको प्रश्न पूछेगा। विश्व में लगभग 1 लाख के आसपास कीट पतंग में 60,000 से ज्यादा भारत में ही मिलता है। 4100 मछली की प्रजाति जो विश्व में है, उसमें लगभग यदि आप कहिएगा तो 1693 के आसपास प्रजाति वो आपका भारत का अपना पिक्यूलियर या आपको मिल जाएगा। विश्व के 9,000 पक्षियों में से भारत में लगभग 1200 के आसपास ये भारत में ही पाई जाती हैं, और 4000 स्तनपायी जीव में लगभग 10% भारत में आपको पाई जाती है। विश्व का लगभग कितने प्रतिशत स्तनपायी जो भारत में पाई जाती हैं? तो 10% के लगभग। अब चावल, गन्ना, जूट, आम, नींबू, केला, बाजरा, ज्वार, इन सब का शुरुआत ही भारत में ही हुआ था। इन सब का उद्भव ही भारत में हुआ था। भारत में हुआ था। इसके बाद देखिए कि यूनेस्को के सहयोग से 14 जैव मंडल से भी अधिक भारत में इसको आरक्षित घोषित किया गया। 14 जैव मंडल, इसको उसने यूनेस्को ये संस्था ऐड भी देती है और भारत के इसको सहायता भी करती है। अब है कि वनस्पति से ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेड़ पौधा ही प्राप्त होते हैं, जीव जंतु औषधीय किस्म के भी बहुमूल्य बहुत इसमें पौधा मिलता है, जिसमें रोग उपचार का गुण है, और इससे कई रोगों का उपचार भी होता है। जैसे आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, मॉर्फिन, ये दर्द निवारक में इसका उपयोग किया जाता है। मॉर्फिन का उपयोग किस चीज में किया जाता है? तो दर्द निवारक में इसका उपयोग किया जाता है। ये पापा व्यवहार सोनीफेरम से प्राप्त किया जाता है। पापा व्यवहार सोनीफेरम से। आपको ये पूछेगा वस्तुनिष्ठ में कि मॉर्फिन का किस बीमारी में इस्तेमाल करते हैं, या किसको हटाने में इस्तेमाल करते हैं? तो दर्द को कम करने के लिए, दर्द को समाप्त करने के लिए, दर्द का असर कम करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अब क्विनोन, ये मलेरिया के लिए दवा बनाई गई है। ये चिंचोना लाइजेनेरियाना नाम के पौधे से ये आपको प्राप्त होता है। तो क्विनोन किस बीमारी में इस्तेमाल किया जाता है? तो मलेरिया के बीमारी में इस्तेमाल किया जाता है। टेक्सोल, ये कैंसर के विरोधी दवा है। टेक्सोल याद रखिएगा, टेक्सोल किस बीमारी के लिए दवा के रूप में इस्तेमाल करते हैं? तो कैंसर। अच्छा, ये बतला क्विनोन किस बीमारी के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो मलेरिया। बिल्कुल सही जवाब। मॉर्फिन दर्द निवारक, बिल्कुल सही जवाब। हाँ, जल्दी बोल। ठीक है, चलो। आयुर्वेदिक और यूनानी में तो आपने देखा कि ये कई सारे आयुर्वेद पेड़ पौधा से प्राप्त किए जाते हैं, और ये आपको पेड़ पौधा के अलावे कुछ खनिज से भी हम लोग प्राप्त करते हैं। आयुर्वेद के तो जनक महर्षि चरक थे। आयुर्वेद के जनक कौन थे? महर्षि चरक। याद रखना, बोलना मत। और इन्होंने हजारों वर्ष पूर्व ही कई पौधे से
इन्होंने इलाज का विधि तैयार की जिसका मनुष्य जुग जुगांतर से ही प्रयोग करते आ रहा था। अब आपको एक उदाहरण देता हूं, बड़ा रोचक उदाहरण है कि देखिए, केरल में एक बार कुछ पर्यावरण शास्त्री खोजने के लिए निकले और साथ में इन्होंने पश्चिम घाट में कानी आदिवासियों को भी अपने साथ ले लिया। तो देखे क्या कि कानी प्रजाति बहुत दूर चलने के बावजूद भी एक खास तरह का ये पौधे का एक फल खा रहे थे, और जब वो खा रहे थे तो उनके शरीर में काफी एनर्जी चला आता था, काफी ऊर्जा चला आता था। उससे पूछे कि वो बुद्धिजीवी पर्यावरण शास्त्री पूछे कि भाई तुम क्या खाते हो, तुम थकते नहीं हो? तो वो कहा नहीं 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 नहीं, नहीं ये ईश्वर का दिया गया उपहार है, ये आपको हम नहीं बतावेंगे। जब बहुत कोशिश किया तब उसने बतलाया, और उसको बतलाया आरोग्य पाचा। आरोग्य पाचा जब वो पर्यावरण शास्त्री भी खाए तो उनके भी शरीर में स्फूर्ति आ गया, उनके भी शरीर में काफी शक्ति का संचार हुआ, वो भी थकने कम लगे। तब तो उनको आश्चर्य हुआ, ये तो अनमोल पौधा का एक फल मिला, जंगली पौधे का फल है। तो आरोग्य पाचा और फिर 3 औषधीय पौधे को मिलाकर के एक दवा बनाया गया, और उसको आर्यावेद फार्मेसी को इसको दिया गया बनाने का, और इसके लिए 10 लाख रुपए का इसको पंजीकरण शुल्क इससे लिया गया, और फिर जितनी भी दवा बिकेगी उसका 2% रॉयल्टी लिया गया, और ये एक ट्रस्ट बना दिया गया उन आदिवासी के विकास के लिए, और उन्हीं के लिए उस ट्रस्ट में पैसा डाला गया। इससे आदिवासी का विकास भी हुआ, और ये दवा, इस औषधि के बारे में विश्व को जानकारी भी प्राप्त हुई। इस तरह से आप देखिए कि वन और वन संसाधन कितना उपयोगी है। और दूसरा भाग आपका यहीं समाप्त हुआ, और इन दोनों भाग को आप बार बार सुने, इसमें आपको कई तरह की जानकारी मिलेगी। और पुनः मैं सुनील जी खाटी बिहारी आपसे आग्रह कर रहा हूं कि यदि अब तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल ना सब्सक्राइब किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, फ्री है, कोई शुल्क नहीं है। और मैं आपसे यही विदा ले रहा हूं, बहुत जल्दी मैं अगले लेक्चर सीरीज में आपसे मिलूंगा। जय बिहार, जय भारत।